तो आपको मैं ये कहना चाह रहा था मेरे बेटे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है मेरे बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप समझें तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जितना भी मैं करवा सकता हूं उसे अच्छा कर लेना बस आज। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मैंने जैसे कहा आपके 12th स्टैंडर्ड में ये मिनिमम 7 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। और इसके लिए केवल कितनी क्लासेस में बेटा, आज की और कल की क्लास में, बस 2 क्लासों में 80 मार्क्स में से 7 मार्क्स तो कंप्लीट 7 नंबर आ जाएंगे। अच्छा सर, बेटा अब पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में अब हम पता करना चाहते हैं। रिवैल्यूएशन किसे कहते हैं, क्या होता है? तो सभी लोग, आपको एक नोट्स भेजे गए थे, आपको याद है मेरे बेटा? आपको एक नोट्स भेजे गए थे मेरे बेटा, क्या आपको याद है मेरे बेटा? अच्छा चलो अब लिख लो, नहीं लिखे हो तो एन जरा लिखना शुरू करो बेटा। एन अकाउंट which is prepared to record net change in value of assets and liabilities। अरे क्या हुआ? हाँ मेरे बेटा, assets and liabilities at the time of reconstitutions of fund। लीजिए साहब, an account which is prepared to record net change in value of assets and liability at the time of reconstitutions of fund is known as revaluation account। बेटा याद रखना है अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं ये बोलने जा रहा था बेटा, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जैसे मैंने लिखा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जब जब हमारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो हम अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज, याद रखना असेट्स और लाइबिलिटीज वर्ड यूज हुए हैं साहब, हम अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करवाते हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनः मूल्यांकन। री का मतलब क्या होता है? पुनः। वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मतलब हम अपनी असेट्स और लाइबिलिटी की रीवैल्यूड लगवाते हैं मार्केट में, क्या हमारे असेट्स और लाइबिलिटी की क्या वैल्यू है। अब आप सोचेंगे संजय सर ये तो हम आराम से कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते यार। मार्केट में रीवैल्यूअर होते हैं। रीवैल्यूअर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाने के लिए प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें बोला जाता है रीवैल्यूअर। और रिवैल्यूअर वो एक प्रोफेशनल तरीके से आपकी असेट्स की वैल्यू लगाते हैं। क्या बिल्डिंग, अगर आज जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने जब खरीदी थी, जब उसकी जो बुक वैल्यू थी उसे कहते हैं बुक वैल्यू। जो मैंने खरीदी थी उस वैल्यू को बोलते हैं हिस्टोरिकल वैल्यू। और आज उस बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, तो ये नहीं कि 10 आदमी आ गए और लगा दिया जी 1 करोड़ की वैल्यू है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो बेटा पहली बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मैंने बताया कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में इतना ही कहा है कि ये एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशंस बनाया जाता है मेरे बेटे। और रिकंस्टिट्यूशंस जब बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है मेरे बेटा, असेट्स और लायबिलिटी की जो चेंजेज वैल्यू होती है, चेंजेज का मतलब समझ में आता है कि चेंज कम और ज्यादा, ये नहीं, चेंज का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू लिखी जाती है बस मेरे बेटा। और आपको मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनते चलिएगा और लिखते चलना मेरे बेटा प्लीज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज। मैंने जैसे कहा ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर समझाऊंगा।
ये बेटा जी पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट इन रुपीज, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट इन रुपीज, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब आपको जरा ध्यान से सुनेंगे, अब जो मैं शब्दों का यूज करूंगा प्लीज, क्योंकि अब बेसिक है मेरे बेटा, प्लीज। रिवैल्यूएशन, जैसे मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सबसे पहले तो याद रखिए इसका नेचर नॉमिनल होता है, नॉमिनल नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है ये। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है मेरे बेटा, लॉस होंगे तो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और प्रॉफिट होते हैं तो मेरे बेटा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो जैसे अभी मैं रिवैल्यूएशन बढ़ा रहा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तुम बोला था ना, लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा क्रेडिट, तो अब ये इसलिए बेटा अब आपको क्या रखना है, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। आप अगर आपके असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, डिक्रीज टू इन असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो आपका क्या हो गया मेरे बेटा, लॉस। तो लॉस हो गया तो किधर लिखेंगे मेरे बेटा, डेबिट में। और अगर आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन असेट्स, तो आपका क्या हो गया मेरे बेटा जी, प्रॉफिट। ऐसे ही सपोज करिए अगर आपके लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। और अगर आपके बेटा लायबिलिटी की वैल्यू हो जाए इंक्रीज, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो क्या हुआ मेरे बेटे, लॉस। ओके सर। अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स, ध्यान लिख लेना मैं समझाऊंगा, अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल गई। अनरिकॉर्डेड का असेट्स का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा, कोई ऐसी एसेट जो आपको पता ही नहीं और मिल गई तो आपका प्रॉफिट। और कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मालूम ही नहीं था, देनी है, अचानक आ गया, देने पड़ गए, तो मेरे बेटा जी लॉस। आपको ये इंक्रीज और डिक्रीज, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, डॉ लॉस होगा तो डेबिट में। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों, अभी इस पर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, हम इसका फिर टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद मेरे बेटा हो सकता है क्रेडिट साइड बड़ी हो और डेबिट साइड छोटी हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बेटा ये निकलेगा प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो और डेबिट साइड बड़ी हो और क्रेडिट साइड छोटी हो तो निकलेगा लॉस। और जो भी ये प्रॉफिट और लॉस बचेगा बेटा याद रखना, मैं यहां लिख रहा हूं ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में बांट देना है, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में बांट देना है सब। अगर पार्टनर आपके एक्स और वाई हैं तो एक्स और वाई के किस रेशियो में बांट देना है, ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में बांटना है, आपको याद ये रखना है मेरे बेटे। अभी तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने एक आपको आइडिया दिया रफली कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होगा तो डेबिट में और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में। तो मैं एक एक कर अब आपको डिस्कस करूंगा, और अब आप लोग अब जरा ध्यान से सुनेंगे बेटे प्लीज। सबसे पहले अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। पहले यहीं से शुरू कर ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा आपको दुखी करने में लग रहा है, मेरे लिखते ही आपको टेंशन हो गई थी, मेरे को लगने लगा था। तो पहले अनरिकॉर्डेड असेट्स लिखो मेरे बेटे, अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स, those assets which are not in above बैलेंस शीट। मतलब आपको एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाएगी, अगर ये बैलेंस शीट में असेट्स नहीं है, those assets which are not in our balance sheet called unrecorded assets। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अभी अब मैं समझाऊंगा, लिख लीजिए पहले। दोज लायबिलिटी, सेम शब्द यूज करूंगा, which are not
in above balance sheet called unrecorded liabilities। हाँ मेरे बेटा, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे इनके एग्जाम्पल, क्योंकि लिखे हुए अब सब आपके नोट्सों में लिखे हुए हैं सब कुछ। बेटा अब जरा ध्यान से सुनना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या मतलब है, प्लीज अब सुनते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज करिए आप सुबह उठे, क्योंकि अभी स्कूल लॉकडाउन चल रहा है इसलिए आपके स्कूल का तो लॉक ही डाउन है। आप सुबह, हम लोग उठे, आप सुबह उठे और सुबह उठकर आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं। जैसे तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप सुबह उठे, उठकर आप नहाने धोने गए, नहाने धोने के बाद आपने कपड़े पहने। और खासतौर से लड़कों की बात बता रहा हूं, लड़के क्या करते हैं कि कपड़े पहनने के बाद उन्हें 15 मिनट शीशे के सामने लगते हैं। मतलब शीशे के सामने मतलब गिलास के सामने खड़े होते हैं, कभी बालों की सेटिंग इधर कभी उधर, मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। कभी उस पर कुछ जेल लगाएंगे बालों पर, मतलब पता नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं साहब। कोई बात नहीं साहब, बच्चे लड़के हैं, उम्र है बच्चों की, करते हैं सेटिंग। अब लड़कियां कहेंगी संजय सर हम लोग तो, हाँ बेटा आप लोग भी ऐसे ही करती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन लड़कों की बात बता रहा हूं मैं आज। अब हुआ क्या, एक बच्चे की कहानी सुना रहा हूं, नाम था पप्पू। पप्पू सुबह उठा साहब, उठकर अपने उसने नहाया धोया, फ्री हुआ, फ्री होकर उसने कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद और बेटा वो अपने बाल बाल संभालने लगा। और फिर वो मम्मी ने जो प्रेस करके कपड़े रखे थे उसमें उसने जेब में हाथ डालकर देखा शीशे के सामने कैसा लग रहा हूं। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला तो उसे लगा कुछ उसकी जेब में है। घबराओ मत, जेब में कुछ साफ साफ नहीं है, उसे लगा कुछ है, कागज सा रखा हुआ है। उसने कहा क्या है, पीछे मम्मी बोली पप्पू क्या कर रहा है, लंच पैक कर ले। पप्पू बोला 1 मिनट मम्मी। वो गया मेरे बेटे कमरे में, और कमरे में उसने जेब में थोड़ा सा निकाला, उसमें देखा बेटा 500 रुपए मिले बेटे। उसमें देखे 500 रुपए थे। पप्पू जब उठा था, पप्पू ने जब कपड़े पहने थे, पप्पू को यह नहीं पता था कि उसकी जेब में 500 रुपए हैं। उसके दिमाग के अंदर यह नहीं पता था कि मेरे पॉकेट में 500 रुपए हैं। उसको जैसे ही पता चला 500 रुपए हैं, तो उसने क्या हुआ बेटा, खुशी के मारे टेंशन फ्री पप्पू, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो गया। अनरिकॉर्डेड असेट्स, उसको दिमाग में, दिमाग का मतलब ऊपर बैलेंस शीट में नहीं था उसके दिमाग में, और उसको 500 रुपए मिल गए, रखे रखाई मिल गए। कहां से आया, कौन दे गया, कोई मतलब नहीं। इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है मेरे बेटा, प्रॉफिट होते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अब वो पप्पू की बात बता रहा हूं, स्कूल आज बड़े खुशी होकर जा रहा था, साइकिल पर इधर घूमता हुआ इधर उधर, और साइकिल पर, क्योंकि आज तो चेहरे पे ही अलग रौनक थी पप्पू के। जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक उसका पुराना दोस्त मिला, और पुराना जो दोस्त मिला उस पप्पू से बोला कि पप्पू अरे बड़े दिनों बाद मिला। पप्पू तो खुश था ही था आज। पप्पू बोला अरे यार क्या बात है, आज तो तू भी मिल गया, आज तो बहुत अच्छा दिन है। बोला पप्पू मेरे को कुछ तेरे से बात करनी है। बोला हाँ बोलना। क्या पप्पू याद है तेरे को, जब हमारी 10th क्लास की फेयरवेल पार्टी हो रही थी, तो हम सब लोग दोस्त, हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, और रेस्टोरेंट में पैसे तेरे को देने थे, मतलब पुराना दोस्त बोला है पप्पू को देने थे, और तेरे पास पैसे नहीं थे, वो पैसे मैंने दिए थे। तो पप्पू बोला यार, सिर पे हाथ रखकर, मेरे को याद नहीं। बोला याद आ जाएगा, टेंशन मत ले, मैं अभी फोन करवाता हूं। उसने एक दोस्त को और फोन करवाया। बोला हाँ क्या पप्पू को मेरे पैसे देने थे कि नहीं देने थे। बोला हाँ पप्पू को पैसे देने थे, 10th क्लास की फेयरवेल पार्टी जो रेस्टोरेंट में करी थी, उसके पैसे पप्पू ने नहीं उसके दोस्त ने दिए थे। आज वो पैसे पप्पू से मांगने आया। पप्पू ने कहा कितने देने हैं भाई। बोला 500 रुपए थे। बेटा जब पैसे मिले तो खुश हो गए, अनरिकॉर्डेड एसेट। वो दोस्त कहां से खड़ा हो गया रास्ते में, कहां से मिल गया पता ही नहीं, उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे, दोस्त है, झूठ नहीं बोल रहा होगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो पहले अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका मेरे बेटा, जैसे मैंने बोला, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपके प्रॉफिट होते हैं, और ये आपकी लॉस होते हैं। और इनके एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्सों में लिख के दिए हैं, अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात। अब आइए साहब दूसरी बात। जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब कुछ बातें ध्यान रखनी है अब आपको प्लीज। सबसे पहली बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल, रिजर्व एंड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड
या नॉट इफेक्टेड, मतलब रिजर्व, कैपिटल और गुडविल का कोई इफेक्ट नहीं जाता है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी का इफेक्ट जाता है ना। तो आपको पहले क्लियर हो जाए कि कैपिटल, रिजर्व और गुडविल हम रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये हमारा पहला नोट। ये दूसरा नोट साहब, याद ये रखना, अगर क्वेश्चन में टू आ जाए और एट, मैं सब समझाऊंगा, बस लिखते चलना। टू और एट आ जाए तो मेरे बेटा जी हम लिखेंगे मेरे बेटा जी डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट की फिगर का। बैलेंस शीट में जो फिगर दे रखी है उसका, और नीचे जो एडजस्टमेंट में फिगर दे रखी है उसका। अगर बेटा जी क्वेश्चन में बाई लिखा हुआ आ जाए तो बाई का मतलब है फुल अमाउंट आपको रिकॉर्ड करनी है, फुल अमाउंट। और फुल अमाउंट कौन सी, किसकी रिकॉर्ड करनी है? एडजस्टमेंट वाली। अगर क्वेश्चन में टू और एट आ गया, याद रखना टू और एट, तो आपको बैलेंस शीट की फिगर और एडजस्टमेंट की फिगर का डिफरेंस लिखना है, चाहे वो प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में बाई का यूज हो तो फुल अमाउंट लिखनी है, कौन सी? नीचे एडजस्टमेंट वाली। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, नालाई को सुन लो ध्यान से। और उसके बाद प्लीज, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड होता है साहब एक ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का क्या मतलब होता है वो भी बताऊंगा। एक ओवर वैल्यूड होती है असेट्स और एक होती है लायबिलिटी, मतलब वही ओवर वैल्यूड। और एक इसी को हम बेटा जी यहीं लिख दूं, थोड़ा सा दूर लिखूं, थोड़ा सा प्लीज, लिखते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक होता है अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। अब आप ध्यान से सुनना है, इसमें भी यही असेट्स। पहले ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का मतलब सुन लीजिए। ओवर वैल्यूड का क्या मतलब होता है? ओवर वैल्यूड का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा बताना। कुछ दोस्तों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी वैल्यू, अपनी चीज को हमेशा ज्यादा में ही बताना है। जैसे सपोज करिए मोबाइल फोन है, एक दोस्त मोबाइल फोन लाया, 8,000 का है, क्या कह रहा है? 2 से 12,000 का लाया हूं, और वो भी ऑनलाइन मंगाया है भाई। बेटा अब 8,000 की चीज को आप 12,000 बता रहे हैं, तो ये ओवर वैल्यूड हो गया ना। जब आपके दोस्त ने उसकी एक्चुअल वैल्यू पता करी मार्केट में, तो उसका मतलब उसकी वैल्यू तो 8,000 थी। तो आपने बुक में कितना बताया? ओवर वैल्यूड, ज्यादा। तो याद रखना, असेट्स के केस में अगर ओवर वैल्यूड है तो आपका लॉस हो रहा है, और लायबिलिटी के केस में ओवर वैल्यूड है कोई चीज तो आपकी प्रॉफिट हो रहा है। अरे मेरी बात समझ में आई? क्या बोला? ओवर वैल्यूड का मतलब है एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दिखाना। सपोज करिए मैंने अपनी बैलेंस शीट में, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, यहां समझा दे रहा हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये लीजिए साहब, बिल्डिंग थी मेरे बेटा, और मैंने बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख दिखा रखी है, और एक्चुअल में मेरी बिल्डिंग की वैल्यू है ही नहीं 20 लाख। जब मैंने इसका रिवैल्यूएशन करवाया रिवैल्यूअर से, तो बिल्डिंग की वैल्यू निकली 15 लाख। तो इसका मतलब मैंने तो पहले ज्यादा से दिखा रखी थी ना। तो अगर ज्यादा से आपने कोई चीज दिखा रखी है और एक्चुअल में है वैल्यू कम, तो उसे बोलते हैं ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड के केस में, असेट्स में के केस में बेटा लॉस होता है, और लायबिलिटी के केस में प्रॉफिट होता है प्यारे बच्चों। और ऐसे ही मैं बता रहा हूं अंडर वैल्यूड, अगर कोई वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू उसकी है बेटा ज्यादा, लेकिन आपने कम दिखा रखी है, तो असेट्स के केस में होता है मेरे बेटा प्रॉफिट, और लॉस के केस में मेरे बेटा होता है, सॉरी लायबिलिटी के केस में होता है लॉस। ओवर और अंडर। अंडर वैल्यूड, अब मैं आप कहेंगे संजय सर अंडर वैल्यूड का एक एग्जांपल दो। लो अंडर वैल्यूड का लो साहब, फर्नीचर। सपोज करिए फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू है, सपोज कर ले रहे हैं, फर्नीचर मैंने बुक में दिखा रखा है 10,000, और जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू का मतलब है मार्केट में वैल्यू इसकी है 14,000। मैंने नहीं दिखाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सो बाजी नहीं दिखानी होती है। दोस्त है, गरीब है, उससे बोला घड़ी कितने की है? 2,000 की लाया है, बोला 600 रुपए की है यार, ताकि उस दोस्त को ना लगे, मतलब उसको कम पे दिखा देता है। अब कम पे, जब उस गरीब दोस्त ने जब मार्केट में पूछा इसकी वैल्यू कितनी है, तो पता चला 2,000, मतलब 600 की वैल्यू, 600 की घड़ी अब कितने की हो गई? 2। तो असेट्स बढ़ गई, तो प्रॉफिट। तो कहने का मतलब बेटा आपको याद क्या रखना है कि अगर ओवर वैल्यूड है असेट्स तो लॉस, और अगर असेट्स अंडर वैल्यूड है तो मेरे बेटा जी प्रॉफिट। ओवर वैल्यूड है लायबिलिटी तो प्रॉफिट, और अंडर वैल्यूड है तो मेरे बेटा जी लॉस।
अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, कभी कभी ये परसेंटेज में भी दे देते हैं। ओके सर, जरा ध्यान से देखेंगे तो मैं बताऊंगा मेरे बेटे प्लीज। परसेंटेज में भी दे देते हैं ये तो कभी कभी, तो वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। आप क्वेश्चन करेंगे ना तब वो ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपको कोई चीज ओवर वैल्यूड है, ध्यान से सुनना है मेरी बात प्लीज, लिख दे रहा हूं साहब। अगर कोई चीज, मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, टेंशन मत लेना है, आप परेशान मत होना। ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड कह रहे हैं 20% है, ओवर वैल्यूड 20% है कोई भी चीज, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो, एक्चुअल अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है मालूम है मेरे बेटा? ओवर वैल्यू 20%, और ये किसका है? मशीन का। मैं लिख दे रहा हूं 20% ऑन मशीन। तो आप क्या करेंगे बेटा? एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए मशीन की वैल्यू लिखेंगे। ये मशीन की वैल्यू आपको कहां मिलेगी? बैलेंस शीट में। ओवर वैल्यूड है, याद रखना। तो ओवर वैल्यूड के केस में बेटा जी फार्मूला क्या लगा देना है, मैं वो बता दे रहा हूं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कहने का मतलब अगर मशीन की वैल्यू सपोज करिए 55,000 है और 20% ओवर वैल्यूड है, तो 20 रेट ऊपर आ गया, 100 120 ये आ जाएगा। जो भी ये वैल्यू निकलेगी ओवर वैल्यूड, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। और असेट्स अगर ओवर वैल्यूड होती है तो वो लॉस होता है। बस ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल मैं इस पर जोर दे रहा हूं और किसी पर नहीं दे रहा हूं। और अगर अंडर वैल्यूड है कोई चीज, चाहे असेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना है साहब? जो भी असेट्स होगा, असेट्स या लायबिलिटी, मैं लिख दे रहा हूं, अब लिख रहा हूं असेट्स ऑब्लिक लायबिलिटी, जो भी होगी, ऑब्लिक रेट अपॉन 100 माइनस रेट। आप उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो ओवर वैल्यूड में फार्मूला लगाएंगे असेट्स या लायबिलिटी रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और अगर अंडर वैल्यूड है तो रेट अपॉन 100 माइनस रेट, आपकी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। तो पहले आप ये समझिए, मैं अभी आपको कुछ जैसा अभी क्लियर नहीं करा मैंने, तो अभी आपको क्या क्या बताया कि बेटा 2 और 8 हो तो मेरे बेटा जी क्या करेंगे मेरे बेटा जी, प्लीज अटेंशन, डिफरेंस वाई होगा तो फुल अमाउंट, ओवर वैल्यूड होगी, असेट्स के केस में लॉस, लायबिलिटी के केस में प्रॉफिट, अंडर वैल्यूड के केस में असेट्स प्रॉफिट, लायबिलिटी के केस में लॉस। उसके बाद मैंने ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का मेरे बेटे फार्मूला बताया। कोई असेट्स ओवर वैल्यूड है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, अंडर वैल्यूड है तो रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो ये मेरा बेटा जी कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। और मैंने बोला रिवैल्यूएशन में याद क्या रखना है कि कभी भी कैपिटल, कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं आएंगे। अब सभी लोग जरा ध्यान से, कल जो आपको मेरे बेटे भेजे गए थे नोट्स, कल ही भेज दिए थे, कल ही भिजवा दिए थे भैया ने, शायद आज भेजे थे या कल, जो भी कभी भी भेजे हो यार, आप फटाफट नोट्सों पर आइए, आप फटाफट नोट्सों पर आइए। उसमें टाइप दे रखे हैं, ये रिवैल्यूएशन 7 नंबर का टॉपिक है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, और 100% आएगा एग्जाम में, 101% आएगा मेरे बेटा, इसलिए अच्छी तरह कर लेना। और मैं भी आपको अच्छी तरह से ही करवा रहा हूं। अब इसमें 1 दिन लगे 2 दिन, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कल खत्म हो जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। नहीं हो मत हो, मैं तो साफ कहता हूं साहब, अगर नहीं होगा तो 1 दिन और लग जाएगा, कौन सी आफत आ गई है, लेकिन आपको 7 नंबर तो क्लियर होने चाहिए ना साहब। तो आपको जो नोट्स भेजे गए थे उसमें जरा ध्यान से देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स इन अमाउंट इन रुपीज, जितना हो जाएगा मैं आज करवा दूंगा सब। और बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट जरा ध्यान से देखेंगे, वहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है नोट्सों में, एग्जाम्पल नंबर 1, ये 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। और एग्जाम्पल नंबर में क्या है मेरे बेटा, केवल असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है। और बेटा किससे रिलेटेड? डेप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूड, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड से रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आप क्वेश्चन करना ही चाहते हैं, सीखना ही चाहते हैं रिवैल्यूएशन, तो जरा ध्यान से मैं सब बताऊंगा, 2 का क्या मतलब था, 8 का क्या मतलब था, अब क्लियर करूंगा। सबसे पहले बैलेंस शीट को जरा ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में क्या क्या है बेटा। बैलेंस शीट में फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मशीन, प्रीपेड, पेटेंट, स्टॉक, और यहां प्रोविडेंट फंड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपकी बैलेंस शीट है। तो ये रिकॉर्डेड असेट्स है और लायबिलिटी में रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। पहली आइटम है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड, जरा ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड, अंडरलाइन करिए वाई। वाई का मतलब मैंने देखिए, अब मेरी स्क्रीन पे भी देखते चलना भैया,
बाई का मतलब मैंने क्या बोला था मेरे बेटा, फुल अमाउंट। बाई का क्या मतलब बोला था मैंने, फुल अमाउंट। अगर आपको बाई दे रखी है, देखिए मैंने यहां पर अब अंडरलाइन कर दिया ब्लैक से, बाई तो हमें फुल अमाउंट लिखनी है, और फुल अमाउंट कौन सी लिखनी है, एडजस्टमेंट। फर्नीचर जरा ध्यान से देखिए आप, फर्नीचर कितना दे रखा है मेरे बेटा, फर्नीचर दे रखा है 55,000, फर्नीचर दे रखा है मेरे बेटा जी 55,000। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो लो साहब, मैं से हटा दे रहा हूं पूरे पेज को और यूज कर लूंगा। फर्नीचर दे रखा है साहब 55,000 बैलेंस शीट में, और डेप्रिसिएशन कह रहे हैं साहब, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 10। ये मैं अभी निकाल रहा हूं, बाद में नहीं निकालूंगा कुछ भी, डायरेक्ट करूंगा 55,000। बेटा डेप्रिसिएशन 55। अब ये बोलिए डेप्रिसिएशन से असेट्स कम होती है क्या ज्यादा होती है, तो आंसर आता है असेट्स कम होती है। कम होती है तो रिवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल होता है, तो नॉमिनल में बेटा जी मैंने यहां लिखा फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है ये आंसर। टू डेबिट में टू और क्रेडिट में बाई तो लिख देना फर्नीचर, बाई बाई का मतलब है फुल अमाउंट, तो मेरे बेटा मैं अमाउंट कितनी लिखूंगा 5,500। बाई अगर वर्ड यूज है तो पूरी अमाउंट लिखी जाएगी जो 10% कैलकुलेट होकर आएगा। ओके सर, वेरी गुड। अभी चलते हैं, यहां डेप्रिसिएशन फर्नीचर के आगे फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन। डेबिट में टू और क्रेडिट में बाई, ये सब आप लोग जानते हैं, इनका यूज नहीं कर रहा हूं मैं। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड ऑब्लिक इंक्रीज्ड बाय 10%। बेटा बिल्डिंग की वैल्यू देखिए, बिल्डिंग 40,000, बिल्डिंग अगर एप्रिशिएट होगी तो आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आंसर आता है प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट बेटा जी होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे कि डेबिट में, तो आंसर आता है बेटा क्रेडिट में लिखेंगे और बाई बिल्डिंग लिखेंगे। अब आप बाई बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट। बेटा बिल्डिंग कितनी है 40,000, 40,000 का 10% 4,000। बाई, बाई का मतलब क्या है प्यारे बच्चों बताना, बाई का मतलब फुल अमाउंट के डिफरेंस, तो आंसर आता है फुल अमाउंट। तो 40,000 का 10% 4,000। ओके सर, सर 2 और 8 आएगा तो डिफरेंस, हाँ बेटा आ गया लो बेटा। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इज डीवैल्यूड, अंडरलाइन करो 8, 8 का मतलब क्या बताया था मैंने, डिफरेंस। ऊपर इन्वेस्टमेंट देखिए है 20,000, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 20,000, और बेटा नीचे एडजस्टमेंट में 25, 20 से 25 हो गई, मतलब असेट्स इन्वेस्टमेंट 20 से 25 हो गई, मतलब बढ़ गई, ये तो इंक्रीज हो गई। और इंक्रीज हो गई तो असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो किधर लिखते हैं मेरे बेटे, प्रॉफिट में, और प्रॉफिट में क्या लिखेंगे मेरे बेटा, इन्वेस्टमेंट। सर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में लिखने का ही मतलब है कि बढ़ गई है। अब कितना लिखेंगे, एट वर्ड यूज है मेरे बेटा, एट का मतलब क्या लिखूं, फुल अमाउंट का डिफरेंस, तो आंसर आता है 8 और 2 में लिखते हैं बेटा डिफरेंस। तो 25 और 20 में कितना डिफरेंस मेरे बेटा, 5। लीजिए साहब डिफरेंस बेटा, बाई में डिफरेंस, बाई में फुल अमाउंट, और 2 और 8 में डिफरेंस। ओके सर, एक और समझाता हूं, मशीन इज रिड्यूस टू, मशीन इज रिड्यूस टू, टू का मतलब डिफरेंस। मशीन की वैल्यू देखो पहले, मशीन 80 थी, 80 अब 70 हो गई, मशीन कम हो गई साहब, मशीन कम हो गई तो इसका मतलब अब मैं क्या समझूं मेरे बेटा जी, नुकसान के, लॉस के प्रॉफिट, लॉस, लॉस हुआ तो बेटा डेबिट में क्या लिखूंगा, मशीन। अब आप ये बोलिए कौन सी अमाउंट लिखूं, बैलेंस शीट वाली लिखूं, एडजस्टमेंट वाली लिखूं, क्या डिफरेंस लिखूं, तो आंसर आता है सर डिफरेंस लिखो, क्योंकि 2 का यूज है। तो बेटा 80 से 70 हो गई तो कितने का लॉस हुआ मेरे बेटा, 10,000। लीजिए मेरे बेटे, लिख दिया मेरे बेटा। नेक्स्ट आइए फिफ्थ, प्रीपेड एक्सपेंस आर ब्रॉट डाउन टू, फिर 2 आ गया। देखिए एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है, मैं आपको रटाना भी नहीं चाह रहा, हकीकत मेरे को तो आता है मेरे बेटा, मैं ये भी नहीं चाह रहा कि आप रट लें, मैं दिल से चाह रहा हूं कि आप समझें, और 7 नंबर फ्री के हैं मेरे बेटे। अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, असेट्स। अब पहले प्रीपेड एक्सपेंस देखना, बैलेंस शीट में कितना है 8, और डाउन टू मतलब कम हो गए, कितना कम कर दो 5, तो बेटा 2 का मतलब डिफरेंस, तो प्रीपेड असेट्स कम हो गई, और अगर असेट्स कम हो गई तो मेरे बेटा जी क्या हुआ मेरे बेटा जी, लॉस, तो लॉस डेबिट में लिखा प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा 2 है 2, तो क्या लिखूंगा मेरे बेटे 2 में डिफरेंस, तो 8,000 से 5,000 हो गई, तो मेरे बेटा लिखा मैंने 3,000। किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकता है मेरे बेटे। आगे बेटा प्रोविजन फंड क्या होती है, लायबिलिटी।
प्रोविडेंट फंड इज इंक्रीज्ड बाय, प्रोविडेंट फंड याद है मैंने परसों पढ़ाया था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। मैंने बोला था एक इकलौता ही ऐसा फंड होता है जिसमें फंड होता है लेकिन वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ये आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड इज इंक्रीज्ड, प्रोविडेंट फंड मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कितने से हो गई 2000, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट के लॉस, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट के लॉस, तो आंसर आता है सर लॉस। लॉस कितनी अमाउंट से साहब, तो पहले तो लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड और वाई का यूज है मेरे बेटा, वाई का यूज है तो बेटा जी फुल अमाउंट 2000, मतलब डिफरेंस नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए सेवेंथ में लिखा है प्रोविजन फंड इज इंक्रीज टू, अब यहां 2 लिख दिया, पहले प्रोविडेंट फंड कितना था 10, अब हो गया 13, तो मतलब 2 का मतलब डिफरेंट, तो ये लाइबिलिटी बढ़ तो रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस तो ये भी हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट 2 का मतलब डिफरेंस, तो 13 माइनस 10, तो कितने का डिफरेंस मेरे बेटा जी 3000 का। तो आपको मेरे बेटा इस तरह से प्रॉफिट और लॉस निकालना है मेरे बेटे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट डाउन टू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, पहले कितने की थी मेरे बेटा 6 और अब कितनी हो गई मेरे बेटा 5, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, कम हो रही है तो प्रॉफिट, अब कम हो रही है तो प्रॉफिट मेरे बेटा जी, अब क्या करेंगे मेरे बेटा इस साइड में लिख देंगे क्रेडिट में प्रॉफिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लेकिन अमाउंट नहीं समझ में आ रही सर, अमाउंट कौन सी लिखे बेटा 2 लिखा है, तो 2 का तो मतलब बेटा डिफरेंस होता है, तो पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने थे 6, अब कितने हो गए 5, तो मेरे बेटा लाइबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिट, और कितना 2 और 8 का है तो मतलब डिफरेंस। लीजिए साहब, कोई डाउट किसी बच्चे को, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं साहब, आपको कोई जबरदस्ती नहीं बैठाया गया है क्लास में कि आप बैठिए, आप अपने मन से बैठे हैं, और तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके बैठना है मेरे बेटा प्लीज। आगे आइए मेरे बेटे, फिर क्या लिखा हुआ है आगे 9th में लिखा है सा आउटस्टैंडिंग के बाद लिखा है सा पेटेंट आर वैल्यूलेस सब, ओके पेटेंट, लो साहब तिलक साहब ने तो हाथ उठाया कम से कम, चलिए तिलक साहब बोलिए साहब। हाँ हाँ हाँ, हम्म। बेटा बाई में मैंने 2000 तो लिखी थी, मैंने 2000 लिखे हैं देखना, आप कौन सी 10,000 की, 10,000 की कह रहे हैं क्या आप बेटा, मैंने आपको, ओके ओके आप गड़बड़ कर रहे हैं थोड़ा सा, आपने देखा नहीं, मैंने यहाँ पे दोबारा स्क्रीन पर आइए, आप देखो क्या लिखा है, मैंने ये बोला था बेटा बाई लिखा हो तो फुल अमाउंट लिखना है, और फुल अमाउंट कौन सी लिखनी है जरा ध्यान से देखना, ये छोटी सी लाइन नहीं पढ़ी आपने, कौन सी अमाउंट है तिलक, एडजस्टमेंट वाली, अरे तिलक कहां गया भैया, मैं वेट कर रहा हूं आपका, तिलक क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई आपको, बेटा कौन सी अमाउंट लिखेंगे, बेटा देखो क्वेश्चन पूछो तो जवाब साथ के साथ दो, अब आप अनम्यूट होकर पीछे चले गए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मैं समझा रहा हूं, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, तो फुल अमाउंट कौन सी मेरे बेटा एडजस्टमेंट वाली लिखते हैं बेटा, बैलेंस शीट वाली नहीं लिखेंगे, ठीक है मेरे बेटे, ओके ओके कोई बात नहीं। अब आइए साहब 9th पेटेंट, पेटेंट असेट्स है बेटा, और आज क्या कह रहे हैं पेटेंट इज वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट की वैल्यू जीरो, पेटेंट की वैल्यू जीरो, कोई असेट्स हमारे पास थी कितने की थी 2000, देखो जरा असेट साइड में 2000 है क्या नहीं है, पेटेंट की वैल्यू कितनी है 2000, और आज कह रहे हैं भैया वैल्यूलेस खत्म, पेटेंट कुछ नहीं है हमारे पास, तो आपका क्या हुआ मेरे बेटा लॉस के प्रॉफिट, तो आंसर आता है मेरे बेटे जी लॉस, लॉस हुआ तो बेटा किधर लिखेंगे मेरे बेटा जी डेबिट में, तो बेटा यहां डेबिट में क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी पेटेंट, लीजिए साहब पेटेंट, कितने का लॉस हुआ साहब, जितने का पेटेंट था 2000 का साहब, लिख दिया मेरे बेटे। आगे आप जरा ध्यान से देखिए, पेटेंट आर रिटन अप बाय, पेटेंट आर रिटन अप का मतलब बढ़ गया, अप का मतलब इंक्रीज हो गया, बाई का मतलब फुल अमाउंट, और 10%, तो पेटेंट की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखना 2000, अब 2000 पेटेंट रिटन अप इंक्रीज हो रहा है, तो पहली बात बेटा पेटेंट इंक्रीज हो रहा है तो असेट्स इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट, तो यहां लिखेंगे बेटा बाई पेटेंट। अब बात आती है जरा ध्यान से कितने रुपए लिखने हैं मेरे बेटा, बेटा तो पेटेंट
10%, तो बेटा यहाँ 2000 का 10% कितना हुआ? 200। तो बाई का मतलब फुल अमाउंट, लेकिन फुल अमाउंट बैलेंस शीट वाली नहीं है साहब, एडजस्टमेंट वाली है। बाई 10% की जगह 200 रुपए लिख दो। 2000 का 10% कितना हुआ? 200। तो कितने लिखेंगे? 200। बेटा ये इंक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट में लिखा, बाई है तो इसलिए फुल अमाउंट लिखा। तो इस तरह से मेरे बेटे मैं आज केवल ये 10 एडजस्टमेंट ही करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं क्लास ऑफ कर रहा हूं, ये आगे की एडजस्टमेंट है, जल्दबाजी में मैं करना नहीं चाह रहा हूं, मैं खुद करूंगा, आराम आराम से करूंगा, चाहे 2 दिन लग जाए, समझना जरूर है। तो मेरे बेटे अब क्या करना है आपको? इतना करने के बाद सपोज करिए ये रिवैल्यूएशन यही है, सपोज कर ले रहे हैं यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आगे कल कर लेंगे ना। तो आपको इसके बाद आपको टोटल करना है मेरे बेटा, दोनों साइडों का टोटल करना है, और टोटल में आपको ये देखना है कौन सी साइड बड़ी है। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो आपका मतलब, इसका मतलब लॉस निकलेगा, क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब प्रॉफिट। तो मेरे को तो डेबिट ही साइड बड़ी लग रही है, जरा ध्यान से। 5500, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 3 और प्लस 2, डेबिट साइड का टोटल निकल कर आया 25,500। यहां भी लिख दिया 25,500, माइनस किया मेरे बेटा 4000, माइनस करा बेटे 5000, माइनस करा 1000 और माइनस करा 200। ये बेटा लॉस निकल आया मेरे बेटे 15,300। अब ये लॉस निकला तो मैंने यहां क्या लिखा मेरे बेटा जी? बाई लॉस। और अगर मेरे पार्टनर हैं बेटा जी 2, 3, 4 जो भी हैं, और अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा होता है, 3 पार्टनर है, सपोज कर ली मैंने अपनी तरफ से ले लिए ये पार्टनर, और रेशियो नहीं दे रखा है, तो हम क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं सब। और इक्वल मानेंगे तो बेटा 5,300 को जब बांटेंगे तो 5,100, 5,100, 5,100, बस ये करना है। प्रॉफिट होता तो 2 प्रॉफिट लिख देते डेबिट साइड में, और एक्स वाई जेड में रेशियो मार देते। तो बेटा आज मैंने केवल आपको 10 ट्रांजेक्शन सिखाई हैं। अगर आप अपने इसलिए भी सिखाई है, सही बताऊं, थोड़ा सा मैं स्लो भी था क्योंकि ये 7 नंबर का कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चों ने नालायक ऐसे भी मेरे बीच बैठे होते हैं जिन्हें अगर नोट्स असाइनमेंट भेजे जाते हैं तो वो प्रिंट आउट भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि साहब उन पर टाइम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए टाइम नहीं है। हाँ, दोस्ती के लिए टाइम है, इधर उधर की चीजों के लिए टाइम है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, ये मेरे को खूब अच्छी तरह मालूम है। तो उन बच्चों से कह रहा हूं, उन दोस्तों को प्रिंट आउट करें प्लीज, और प्रिंट आउट करने के बाद आप ईमानदारी से आप क्वेश्चन करें,